सेशन पे शुरू कर रहा हूँ। कोविड, फॉरगॉटन फॉरगॉटन कोरोना सफरिंग। हम लोग सब लोग भूल गए हैं, अब कोरोना आया था, अब सब लोग मजे में आ गए हैं। संडे को भी अब खुलने लगा है बाजार। अब धीरे धीरे कहीं सड़क पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। लोग आना जाना भी शुरू कर दिए हैं। वो जो 50 का एक था कि 50 से ज्यादा लोग नहीं हो और 100, वो सब खत्म। चूंकि अब लखनऊ में तो राष्ट्रपति जी आ गए हैं, सब लोग बढ़िया मीटिंग हो रही है। डॉक्टर ऋतुप्रिया जी आ गई हैं। अच्छा, डॉक्टर ऋतुप्रिया जी अगर आ जाए तो मैं उनसे शुरू करूं, क्योंकि आ गए। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू इसलिए कर रहा हूं कि आपके कई रोल हैं। आपका शिक्षक का रोल है, आपका डॉक्टर का रोल है, आपका घर में गृहिणी का रोल है, आपका ये भी देखना, आपको सबको देखना भी है। तो क्या कोविड को हम लोग पीछे छोड़ आए हैं? अब भूल जाना चाहिए कि कोविड कुछ था? नहीं, कोविड के साथ तो अब जीना सीखना पड़ेगा। कोविड तो अब हमारे जैसे और बीमारियां आम रहती हैं वैसे ही हमारे जीवन का हिस्सा अभी कुछ आने वाले सालों में तो स्पष्ट दिख रहा रहेगा, और शायद जैसे और फ्लू और ये सब बीमारियां हैं वैसा ही बन जाएगा। ये बात अभी जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO की चीफ वैज्ञानिक है, उन्होंने भी कहा है कि भारत में शायद अब एंडेमिक हो रहा है। तो ये तीसरी वेव की जो संभावना की बात हो रही है उससे उलट उनका वक्तव्य है। नहीं, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है तीसरी वेव? क्योंकि अब वो भी एक बड़ी मुश्किल चीज है। आपको क्या लग रहा है, आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए, अगर और कोई नया वेरिएंट नहीं आ गया तो अभी की हालत में तो नहीं। 5-6 महीने बाद अगर फिर कुछ संभावना बनती, क्योंकि अभी जो सीरो सर्वे आए हैं ICMR के अखिल भारतीय ने दिखाया कि 67% पे एंटीबॉडीज हैं भारतीयों में। तो और वो अगर टेस्ट दिखा रहे हैं तो उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही उसके बाद होगा, कम नहीं अभी की हालत में। मगर वो 6 महीने तक ही रहती हैं एंटीबॉडीज, तो उसके बाद क्या होगा और अगर कोई वेरिएंट आ गया तो उसका क्या होगा, वो तो कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। जैसे सेकेंड वेव का अनुमान उस रूप में नहीं था। मगर इसके चलते अभी वो एंडेमिसिटी वाली हालत है। एंडेमिक का यही मतलब कि वो आम बीमारी के स्तर पे रहेगा और कहीं कहीं उभरता रहेगा। तो कहीं ये हो सकता है कि ज्यादा कहीं केस हो रहे हों, कहीं कम हो रहे हों, और इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे केरल में अभी दिख रहा है कि बहुत केस हो रहे हैं और वही ज्यादातर जो ज्यादा केस देश के हैं वो वहीं से आ रहे हैं, मगर वहां पे जो एंटीबॉडी परसेंटेज है वो 44% निकली इस अखिल भारतीय सर्वे में। तो क्योंकि वहां कम एंटीबॉडी है, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल आइसोलेशन ज्यादा अच्छा किया था, इसलिए अब उनके यहाँ केस हो रहे हैं। तो इसको हम और कोई नया वेव ना माने, जो देश बाकी देश में वेव हुआ और वो उसमें डेथ्स को कंट्रोल करके रख पा रहे हैं। मौतें उनके यहाँ वैसे नहीं हो रही जैसे हमने दिल्ली और बाकी उत्तर भारत में देखा। जी। तो ये इस तरह की परिस्थिति जहां पहले कम हुए हैं केस, जैसे नॉर्थ ईस्ट के देशों में के राज्यों में भी, तो उनमें अभी कुछ ज्यादा केस जरूर होंगे, मगर उनको हम सेकेंड वेव, कहीं कहीं तो फर्स्ट वेव की ही तरह, और खासकर जो दूर दराज के गांव वाले इलाके, वहां भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी पॉकेट्स हैं जहां वो वायरस अब पहुंच रहे हैं या केस अब पहुंच रहे हैं, तो वो उसी स्थिति में होंगे जैसे हमारे यहाँ फर्स्ट सेकेंड वेव हुए हैं, और वो पॉकेट्स में होता रहेगा। तो देश में से खत्म तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, और कुछ एक हल्के फुल्के स्तर पे हमारे इलाकों में भी चलता रहेगा, मगर पॉकेट्स में अलग अलग अब उसकी प्रक्रिया चलेगी, और ऐसा ही अनुमान लगाया जा सकता है। मैं डॉक्टर भार्गव के पास आ रहा हूँ। डॉक्टर भार्गव, आपसे मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोरोना तो एक है ही, जैसे डॉक्टर ऋतुप्रिया ने कहा, अब हम सब लोगों की आदत पड़ गई है उसके साथ जीने की। बाहर निकलो तो मास्क लगाओ, दूर बैठो, सैनिटाइज करो, इत्यादि इत्यादि। अब एक लेकिन नई चीज डॉक्टर साहब हो रही है कि अब आप किसी डॉक्टर को कुछ दिखाने जाइए तो अब डॉक्टर आपको छू नहीं रहा है। वो जो उतनी 5-10 फीट दूर एक कुर्सी या स्टूल लगा देता है, वहीं बैठ जाइए। वो कह देता है कि इसी पे अपलोड कर दो, इस पे देख लेता हूं। और जैसे पहले होता था ना कि वो कुछ पेट दबा के, तो हाथ नब्ज पकड़ के, हाथ पकड़ के, जिसको कहते हैं आला लगाता था, अब आला लगाना भी बंद हो गया है और डायग्नोस्टिक पे बहुत डिपेंडेंस हो गई है। तो क्या अब एक तरह से डॉक्टरी भी चेंज हो रही है डॉक्टर भार्गव?
देखिए, ये तो टाइम के संग चेंज हुआ है, वैसे ही चेंज हो रहा था कि बहुत सी फील्ड ऐसी हैं जिसमें आपको आला लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बट जो पेट के पेशेंट होंगे, सर्जन होंगे, जैसे हम चेस्ट फिजिशियन है, हम लोग को बिना आले के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम लोग को तो ये काम करना जरूरी ही है। बट जैसे न्यूरोलॉजी वाले पेशेंट हैं, जैसे क्या नाम है, एंडोक्रिनोलॉजी के पेशेंट, जो डायबिटीज वाले हैं, उनकी ये बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें खाली इन्वेस्टिगेशन के ही ऊपर डॉक्टर बहुत कुछ डिपेंड करता है और उसी से हिसाब से ट्रीटमेंट ले लेता है। तो मेन आपकी बात आपकी बहुत सही है कि बहुत से डॉक्टर अब दूर से ही देख रहे हैं, और बस उनका ब्लड प्रेशर और वो बाहर मेजर हो जाता है, पल्स ऑक्सीमीटर से वो हो जाता है, सब चीज ऑटोमेटिक आ गई है। ईसीजी भी अब बाहर से हो सकता है, तो सब चीज ऑटोमेटाइजेशन ऐसा होता जा रहा है, इसकी वजह से बहुत से लोग डॉक्टर दूर से ही काम चलाते हैं। बट कुछ चीजें हैं, जैसे अगर सर्जन है, उसको पेट देखना है तो बिना छुए तो वो कुछ नहीं बता सकता, या फिर सीधे इन्वेस्टिगेशन पे जाए, अल्ट्रासाउंड कराए या सीटी कराए, तो वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक ज्यादा हो जा रहा है रादर देन डॉक्टर। सेकेंड चीज वही है कि हम चेस्ट फिजिशियन है, हम लोग को अगर डायग्नोज करना है कि पेशेंट को दमा है या पेशेंट को क्या नाम है ब्रोंकाइटिस है या और कोई बीमारी है, तो हम लोग को तो पेशेंट को देखना ही पड़ेगा, बिना हालांकि हम कुछ नहीं कर सकते। हार्ट के केस में भी यही हो रहा है कि हार्ट वाले डॉक्टर भी अब नहीं देख रहे, और वो मेनली अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने इकोकार्डियोग्राफी पे या आगे और इन्वेस्टिगेशन पे जाने लगे हैं। ये तो ट्रेंड वैसे भी पहले से बहुत कुछ चेंज हो गया, और कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा चेंज हो गया। डॉक्टरों ने अपने चैम्बर के अंदर भी चैम्बर बना लिए हैं, और उसमें खाली एक मौका रहता है, बाहर से उन्होंने स्टेथोस्कोप निकाला और सल्टेट कर लिया, या स्टेथोस्कोप इतना लंबा कर दिया कि मरीज दूर से ही मरीज को देखा जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप भी आ गए, बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है, तो डॉक्टर भी उस हिसाब से अपने को चेंज कर रहे हैं। मगर ये जी कि आप पर्सनल जो पेशेंट डॉक्टर की रिलेशनशिप जितनी बढ़िया पहले बनती थी, वो अब थोड़ा डिस्टेंस होता जा रहा है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि डॉक्टर साहब जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो वो थोड़ा मेरी काउंसलिंग भी, क्योंकि मैं एज अ काउंसलर भी जाता हूं, उसके पास में ही जाता हूं कि वो आपको कहेगा अरे कोई दिक्कत नहीं, ये दिक्कत है, मसाला कम खाइए, तो ये करिए, तो वॉक करिए, ये सब बोलता है वो। तो मैं अगर वो इतना इम्पर्सनल हो जाएगा तब शायद वो दिन दूर नहीं कि हम तो फिर प्रेफर करेंगे कि इसी फोन पे ही बातचीत कर लें, तो वो उसी पे बात टेलीमेडिसिन होने। बेसिकली जब कोरोना पीक पे था तो ऑनलाइन काउंसलिंग बहुत चल रही थी, सारे कंसल्टेशन ऑनलाइन ही हो रहे थे, मतलब इवन मेरे जितने फ्रेंड है करीब करीब सब ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे थे, क्योंकि हर आदमी डरता है, और डॉक्टर यूजली सभी की एज 50 क्रॉस कर चुकी होती है, तो वो ऐसे पेशेंट कांटेक्ट करने, और सभी ज्यादातर इस एज के बाद 50-60 के बाद डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियां शुरू हो जाती है। तो इस एज पे आप डिसीज कांटेक्ट करेंगे, और आप जानते हैं कितने डॉक्टर भी इन्फेक्ट हुए, कितने डॉक्टर की डेथ भी हुई है, तो ये सब चीज तो हुई है। तो डॉक्टर नेचुरली, डॉक्टर भी एक आदमी है, वो भी डरता है, वो भी ऐसी बीमारी जो उसको खुद प्रॉपर नहीं मालूम क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है किस स्टेज पे। अभी तक ऐसा एंटीवायरल ड्रग कोई इफेक्टिव नहीं डेवलप हुई है, जितनी भी हुई है वो सब ऐसी ही हुई है जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की, बट प्योर एंटीवायरल ड्रग इसके कोरोना के अगेंस्ट अभी तक डेवलप नहीं हुई है, जिसको हम कहते हैं कि विच गिव्स यू 100% रिजल्ट, वो ऐसी चीज कोई डेवलप नहीं। तो सभी जने डरते हैं, इसी वजह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि वही एक प्रिवेंटिव है, वही एक ऐसी चीज है जो आपको या तो बीमारी नहीं होने देगा, या होने देगा तो आपकी सिवियरिटी इतनी कम होगी कि आपको एडमिशन की जरूरत ना पड़े। तो ये चीज तो फिनोमेना चेंज हो रहा है, ये ग्रेजुअल चेंज होगा, और पहले से हो रहा था, ये जरूरी नहीं कि कोरोना की आदि बातें, पहले से ही बहुत डॉक्टर बहुत दूर से देखते थे। जी, मैं डॉक्टर राजीव आपको भी जरा चर्चा में ले आऊं। ये पोस्ट कोरोना की समस्याएं खूब कस के हो रही हैं जी, मतलब मैं भी, आप तो जानते हैं मैं भी जूझ रहा हूं, मेरे सब जानने वालों को कुछ ना कुछ, और उसका पहला चीज ये है कि आप थोड़ी चीजें जल्दी भूल रहे हैं, उतनी जल्दी याद नहीं आ रही है, वो एज का भी कुछ लोग कह रहे हैं बुढ़े हो रहे हो, जो भी है। पोस्ट कोरोना समस्याओं पे थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं पोस्ट कोरोना पर भी बोलूंगा 2 मिनट में, लेकिन मैं पहले कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर रितु ने जो कहा और डॉक्टर भार्गव ने जो कहा, ये दोनों बातें 100% सही हैं। इसमें एक चीज बस मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है कि बहुत सी डेथ जो नॉर्थ इंडिया में हुई, इन जनरल तरीके से हमारा जो कंट्री है वो नॉर्थ जो है वो ज्यादा इनडिसिप्लिन्ड है।
ये जो इनडिसिप्लिन्ड फैक्टर है, इसमें भी कारण भी डेथ हुई। और एक बहुत खराब तरीके से स्टेरॉइड यूज किया क्वैक्स ने भी। क्वैक्स को तो आदत थी स्टेरॉइड यूज करने की, कोरोना से पहले भी वो लोग अपने ट्रीटमेंट में बहुत स्टेरॉइड को बहुत स्थान देते हैं। और मेजॉरिटी में गरीब लोग जो है या तो वो क्वैक्स से इलाज करा लेते हैं और या तो वो दवा की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं पेट दर्द है और वो दवा की दुकान वाला ही उनको कुछ पेट दर्द की दवा देता है। ऐसा भी हो सकता है कोई स्टेरॉइड भी दे दे, हमारे स्टेरॉइड पर कोई रोक नहीं है। तो बहुत सी डेथ इसलिए हुई कि मीडिया ने सब हाउ स्टेरॉइड को बड़ा वंडर ड्रग बताया और ये क्लियर नहीं किया कि स्टेरॉइड शुरू के एटलीस्ट 5-6 दिन न दिया जाए। जब कभी साइटोकाइनिन स्टॉर्म एक चीज होती है जिसमें कि बहुत स्वेलिंग हो जाती है लंग्स में और कोई चीज हो जाती है, ये भी एक कारण रहा डेथ का। तो अब मेरे ख्याल से जो थर्ड वेव की बात हो रही है वो अभी कुछ दिन तक तो नहीं आएगी। जैसा कि डॉक्टर ऋतु ने कहा कि या तो वेरिएंट हो जाए, म्यूटेशन होता है वायरस में, या तो ये म्यूटेशन की वजह से आ सकता है, और या तो जब सीरो सर्वे जैसा हुआ है उसकी इम्यूनिटी कुछ साल में 6 महीने 8 महीने 10 महीने, हालांकि जेनेटिक मेमोरी होती है मैं समझता हूँ 1 साल, तो अगर इस बीच में कम हो गया और एंडेमिटिसिटी रहती है मतलब अब वो हमेशा रहेगा। जैसे वो एक बार आपने बर्ड फ्लू या ऐसा कुछ देखा होगा, लेकिन बर्ड फ्लू गया नहीं, स्वाइन फ्लू गया नहीं, बस उसका झंझट कम हो गया है और वैक्सीन ही थोड़ा बहुत है। ड्रग तो अभी डेंगू की भी नहीं है और बहुत अच्छी ड्रग तो मतलब इसकी भी नहीं है ही नहीं, मतलब स्पेसिफिक जो कोरोना को ट्रीट करे। अब रही बात ये जो आप पूछ रहे थे कि पोस्ट कोरोना, तो पहली बात तो ये है कि खाली कोरोना के साथ ही ऐसा नहीं है कि पोस्ट कोरोना इफेक्ट रहता है। दूसरे वायरस, दूसरे बैक्टीरिया, बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो खत्म होने के बाद एक सीक्वली देते हैं। अब कोरोना क्योंकि ज्यादा एग्रेसिव था, उसकी एग्रेसिवनेस किसी वजह से बढ़ गई वायरस की। कोरोना वायरस तो बहुत पुराना है, ये नोवल कोरोना वायरस जो 19 में आया वो बहुत एग्रेसिव वायरस था। तो इसके लिए जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है जिस तरह की भी, वो चाहे दिमाग पर असर हो गया हो या लंग्स पर बहुत वैसा असर हुआ, इसका फाइब्रोसिस हुई, ये हुआ वो हुआ, तो ये तो कुछ फिजियोथेरेपी और टाइम के साथ ही जाएगा। इसका कोई एज सच इंजेक्शन जैसी चीज नहीं है कि हम कोई इंजेक्शन लगाएं और पोस्ट कोरोना इफेक्ट खत्म हो जाए कि नहीं साहब अब तो कोरोना का इफेक्ट ही नहीं है। वो फिजियोथेरेपी से है और हमें पूरी उम्मीद है कि ज्यादातर मामलों में 90% केस में जिसमें लंग्स की बहुत हालत खराब नहीं हुई है तो वो ठीक हो जाता है कुछ दिन में। तो पोस्ट कोरोना जो इफेक्ट है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की ज्यादातर लोगों को बात नहीं है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ दिन में निकल जाएगा। नहीं, डॉक्टर ऋतुप्रिया से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। ये इधर 15-20 दिन में मुझे कई संभ्रांत लोग मिले जो थर्ड डोज ले चुके हैं, यानी बूस्टर डोज उन्होंने ले लिए। अब वो पता नहीं ऑफिशियली परमिसिबल है या नहीं है, क्योंकि अभी तो कंट्री में पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है कि लोगों को थर्ड बूस्टर डोज भी लेने की अनुमति मिल जाए। लेकिन अब जिस भी मीन से लोग ले रहे हैं, बहुत लोग, कई लोग मिल गए और उनको 4-5, मुश्किल से 4 या 5 महीने हुए होंगे कि सेकेंड डोज के, उससे ज्यादा तो पहले खुला ही नहीं था वैक्सीनेशन। और ये भी कह रहे हैं कि हमने थर्ड डोज से पहले एंटीबॉडी कराया और बहुत कम था और बूस्टर डोज ले लिया, अब हमारा बहुत अच्छा हो गया है। तो अभी तक ये बहुत क्लैरिटी तो है नहीं कि इसकी इफेक्टिवनेस कितने दिन तक है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो ये जो चल रहा है, ये कैसे लोग लगवा ले रहे हैं, ये अब खैर हमारे सिस्टम का मिसयूज तो होता ही है, और क्या हम लोग भी मिसयूज की तरफ देखें? आपसे ये पूछना चाहते हैं। देखिए, एक तो ये कि वैक्सीन का अब जो भी डेटा है वो ये दिखा रहा है कि फैलने में वो बहुत कम मदद करता है, फैलने को रोकने में। तो केसेस तो होते हैं वैक्सीनेटेड, जो इजराइल है उसने लगभग सबको वैक्सीनेट कर दिया, फिर भी उनके यहाँ थर्ड वेव आया उसके बाद भी। मगर उससे, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, सीरियस केस और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स ये सब कम हो जाती है। तो ये फायदा तो वैक्सीन का है। अब उसमें वेरिएंट के बाद से ये इसका असरकारक होना थोड़ा कम हो गया है, खासकर फैलाव के लिए, इन्फेक्शियसनेस के लिए। तो उसके लिए जब उसका पर्पस ही नहीं है, पर्पस सिवियरिटी कम करना है, वो चाहे 2 हो या 3 हो, उससे अभी जो
डेटा है वो कोई बहुत फर्क नहीं दिखा रहा। और अगर हमें सबको ये देना है, सबको प्रोटेक्शन करना है कि कम से कम मौतें कम करनी है, तो फिर सबको लग जाए ये बेहतर है इसके बजाय कि थर्ड राउंड और लोग ले बूस्टर लें। एक बात। दूसरा ये कि उम्र का भी फर्क है असर होने का, और अगर हमको कोई भी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, उसका फायदे और नुकसान का विश्लेषण हर डॉक्टर इलाज देते हुए भी हमेशा करता है, और वैक्सीन तो आप स्वस्थ लोगों को दे रहे हैं तो ये करना और जरूरी है। कितना बेनिफिट कितना रिस्क, फायदा और नुकसान को वेग करना। उसमें 30 साल की उम्र से नीचे के लोग और खासकर 18 साल से नीचे, जो कोविशील्ड वाला है एस्ट्राजेनेका का, उसका स्पष्ट डेटा है यूके का कि आम समय में जब स्पाइक नहीं हो रहा तो बेनिफिट नहीं है, रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट कम है। तो ये 30 साल से कम उम्र के लोगों में लगाना अपने आप में एक सवाल है उस पे, और थर्ड एक्स्ट्रा डोजेज लेना तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से वाजिब नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे। मैं ये कहना चाहता था बेसिकली कि ये प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुआ। ये बेसिकली इंटरनेशनली कई कंपनियां ये ट्रायल कर रही हैं कि थर्ड डोज से कितनी इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, तो वो बस स्टार्ट हुआ है, अभी उसके कोई रिजल्ट नहीं आए। मगर हम लोग क्या तो सब जानते हैं सब कुछ हो सकता है, तो लोग थर्ड डोज पे ले रहे हैं। आपको एक और बात याद होगी, एक बार मिक्स डोजिंग का भी आया था कि किसी ने कोवैक्सीन लगा ली है तो बाद में कोविशील्ड लग गई, मगर बाद में ट्रायल में ये क्लियर हुआ कि अगर इस तरह लग जाता है तो इट मे बी बेनिफिशियल रादर देन हार्मफुल, इट मे बी बेनिफिशियल। तो इसी तरह की चीजें हैं। रिगार्डिंग एक बात हो रही थी अभी क्या नाम है पोस्ट कोविड सीक्वली की, मैं ये कहना चाहूँ सीक्वली डॉक्टर साहब जैसे कहा था ना कि हम लोग के स्टेरॉइड बहुत यूज हुए, मैं यही कहना चाहता हूँ सीक्वली जो हुई है बहुत ज्यादा, उसमें भी स्टेरॉइड का रोल है। इसलिए स्टेरॉइड ऐसी ड्रग है जो फायदा भी करती है मगर संग संग नुकसान भी करती है। बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देती है। जब बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज करेगी तो वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन वो बहुत होंगे, जब आप बंद करेंगे तो और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो ब्लैक फंगस का हुआ था, म्यूकोमाइकोसिस का हुआ था, मतलब सोच लिए कि आप अलीगढ़ जैसे सिटी में, जो कि छोटा सिटी है, वहां पे हम लोगों ने करीब करीब 50 पेशेंट डायग्नोज कर लिए म्यूकोमाइकोसिस के। तो इसी तरह न खाली ये बिजली म्यूकोमाइकोसिस नहीं कर रही, सेकेंडरी इन्फेक्शन ही नहीं कर रही है, ये बॉडी के हर पार्ट को इन्वॉल्व कर रही है। पोस्ट लंग में फाइब्रोसिस होना ये बहुत कॉमन है, वो पेशेंट कई महीने तक प्रॉब्लम रहते हैं। मेरे पे पेशेंट अभी भी चल रहे हैं जो 5-5, 6-6 पेशेंट महीने हो गए उनको ट्रीटमेंट लिए हुए, स्टिल दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम, स्टिल दे आर अंडर ट्रीटमेंट और अभी तक पूरी रिकवरी नहीं हुई है। उसी तरह कार्डिक इफेक्ट, पेशेंट को सडन कार्डिक अरेस्ट, एरिथमियाज, इस तरह की बीमारियां जो कार्डिक प्रॉब्लम होती है वो भी 2-2 महीने 3-3 महीने बाद हो रही हैं। और भी जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, ये सब प्रॉब्लम है जिसके बारे में डिटेल में भी हम लोग को ठीक से मालूम भी नहीं है। वो तरह की कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं जी। तो ये मतलब डिसीज तो जरूर प्रॉब्लम हो जाए, स्टिल दिस इज मच बेटर जी। डॉक्टर भार्गव, मैं एक चीज और समझना, देखिए जो आपने बात कही ना कि कैसे हमारे यहाँ जिसके पास पैसा है और अगर कहीं उसको अंग्रेजी धड़ल्ले से आती है, वो हिंदी में बात नहीं कर पाता है, तो उसको डॉक्टरी भी आपसे बेहतर आती है, उसको आपसे अच्छी इकोनॉमी भी चलाना आता है, उसको आपसे अच्छी खेती भी करना आता है। तो ये 2 पैरामीटर हैं कि अगर पैसा आ गया और साथ में अगर अंग्रेजी अच्छे से आप बोलते हैं तो आप सारी चीजों के स्पेशलिस्ट हैं। मैं उस रेफरेंस में एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, ये कुछ प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल भी, जैसे प्रोटोकॉल अभी बताया जा रहा है कि नाक पे अरे वो लगा लो, मास्क लगा लो, मास्क अकेली कार में चल रहे हो तब भी लगा लो, लेकिन ये कुछ ओवरडू किया जा रहा है, चालान हो जा रहे हैं लखनऊ में। दूसरा ये है कि पोस्ट कोरोना प्रोटोकॉल भी कुछ है क्या? मुझे मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, इन्होंने कहा कि भाई चना ना खाना शुरू करो, मैं इतना चना खा लिया कि मेरा यूरिक एसिड ही बढ़ गया है, तो मुझे चलने में दिक्कत होने लगी। तो वो जरा पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में डॉक्टर भार्गव अगर आप बता सकें। डॉक्टर भार्गव शायद बेसिकली सच जो प्रोटोकॉल बनाए गए प्री कोरोना पोस्ट कोरोना दोनों, सॉरी मेरी आवाज शायद लगता है बीच में रुक गई थी, कोई बात नहीं।
यस, मैं ये कहना चाहता था कि देखिए जो प्रोटोकॉल है वो दोनों के लिए ही सेम है। बेसिक डाइट में कोई मेरे साथ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। जो डाइट आप ले रहे हैं, जैसे लेते हैं, जो आपको सूट करती है वही सही है। एक्सेस कोई भी चीज लेना किसी चीज के लिए भी है, अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं दैट मे कॉज हार्म। नहीं, असल में तो मुझे ये बात तो कोई ऐसा, हाँ नहीं, वो प्रोटोकॉल एक बार बता दें। प्रोटोकॉल में देखिए, हाँ सॉरी, हाँ वर्धन साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ थोड़ा एक बार प्रोटोकॉल को फिर से एक बार अगर संक्षेप में बता दें, प्री और मतलब उसके। भाई सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धो और मास्क लगाओ। गवर्नमेंट ने तो ये किया है, यही प्रोटोकॉल है। आप ये पहले हैं क्योंकि रिपीट इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो ये प्री में भी है, पोस्ट में भी है। आपको पोस्ट में बल्कि आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, तो आपकी इम्यूनिटी और कम हो जाती है, तो आपको प्रिवेंशन तो बहुत जरूरी। चांसेस ऑफकोर्स एंटीबॉडीज भी आपके बन जाती हैं, वो आपको फर्दर रोकती हैं, बट आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, तो चांसेस ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं। बहुत लोगों के हुए हैं, एक महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर रिपीट हो गए हैं। मेरा कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनके रिपीट हो गए। सो प्रिकॉशन तो आपको, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, रिपीटेड हैंड वॉशिंग, ये मस्ट है। और यही असली चीज ये है कि अभी भी जो कहने को यही होता है कि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत कम हो गए, मगर ऐसा नहीं हो रहा। जैसे अभी मैं अलीगढ़ में हूँ, अलीगढ़ के चारों तरफ 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, एकदम सडनली वहां पे 0 चल रहा था, अब वहां पे करीब करीब 4-5, 3 मरीज, 2 मरीज आने लगे हैं। तो ये चीजें हैं कि जस्ट बिकॉज कि इंडिया में कोई पॉपुलेशन माइग्रेशन पे कोई रोक नहीं, हर जना हर तरफ जा सकता है, और हर लोग अपने बिजनेस के लिए अब जाने भी लगे हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शन फैलना बहुत इजी है, वो और हो भी जाएगा। तो इसीलिए ये प्रिकॉशन, जो प्राइमरी प्रिकॉशन, वो लेने चाहिए। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। मैं नहीं कहता, मेरे अभी तक कोई सी साइंटिफिक नॉलेज में कोई नहीं, कोई स्पेसिफिक चीज, जैसे नारियल का पानी लोग पी रहे थे, ये चीजें ले रहे हैं, हर जना आदमी नई नई चीज एडवाइस करता है, बट आई डोंट थिंक किसी चीज का कोई रोल नहीं है, एक्सेप्ट जो प्राइमरी प्रिकॉशन है वही लेना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर राजीव आपके पास आ रहा हूँ। असल में हम लोगों की एक दिक्कत भी है, हम लोगों के जानने वाले बहुत पैसे वाले भी नहीं है, इतना पैसे वाले हैं कि कार चला सकें। केवल अंग्रेजी बोलने वाले भी नहीं है, अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। तो हम लोग ना इधर के हैं ना उधर के हैं। डॉक्टर राजीव, आपसे एक चीज ये जरा समझ लें कि अब इलाज महंगा नहीं होता जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा कराए जाने लगे हैं। क्योंकि देखिए, ये ठीक है, आज मान लीजिए एक हद तक अब मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो जब आप एडमिट होंगे तभी आपको कवर करती है। ये जो आप इन्वेस्टिगेशन वैसे रूटीन होने लगते हैं, आपको अपनी जेब से देना है, तो इलाज भी महंगा होता जा रहा है। उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, इलाज महंगा होने में एक तो रोल है इन्वेस्टिगेशंस का। जी, जी। तो इन्वेस्टिगेशंस के 2 पार्ट आप कर लीजिए। एक पार्ट ये तो है कि एक नया टेस्ट आया और वो बेटर बता सकता है या कुछ एक्स्ट्रा बात बता सकता है। जैसे पहले आपने सुना होगा, पेट का अल्ट्रासाउंड होता था, उसमें लिवर भी आ जाता था और लिवर की बहुत सी प्रॉब्लम पता चल जाती थी उसमें। अब एक फाइब्रो स्कैन आ गया, तो एक तो ये कॉज हो गया कि नए नए इन्वेस्टिगेशन जो आए उसको लोग कराने लगते हैं, चाहे उतनी जरूरत ना भी हो। लेकिन मुझे इस पर थोड़ा कम एतराज है। इस पे ज्यादा एतराज है कि वो इन्वेस्टिगेशन कराए जाएं जो बिल्कुल रिलेवेंट ही ना हो। अब ये टेंडेंसी 2 वजहों से बढ़ी। एक तो डॉक्टरों की वजह से भी, मैं कहता हूं डॉक्टरों की भी इसमें थोड़ी गलती है कि उन्होंने कहा कि कौन रिस्क ले, एक चीज मुझसे छूट जाए, कल को मेरे ऊपर दावा होगा, और डॉक्टर पीटे भी जाने लगे। तो इससे ये बात झंझट खत्म करो। सुनाई तो नहीं दे रही है कोई मरमर, कोई आला लगाने से, स्टेथो लगाने से कुछ है नहीं, लेकिन इको करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात कि खुद पेशेंट ने इसको कहना शुरू किया। अगर उनसे कह दो कि ये बिल्कुल क्लियर कट है और इसमें कुछ करना नहीं है, ये डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर है, अभी आपको कराने की जरूरत नहीं, अभी आपका फीवर का 2 दिन हुआ है और बहुत हाई ग्रेड सडनली आया है, तो 99% चांस है कि ये वायरल है, क्योंकि यही ऐसा करता है कि अचानक बहुत है। और 3-4 दिन रुक जाएं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन भी शुरू में पॉजिटिव नहीं होते। बहुत से ऐसा भी है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू में अगर आप कराएंगे तो पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन वो पेशेंट खुद कहता है, वो बहुत निराश हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने तो कोई जांच ही नहीं कराई। तो ये दोनों तरफ से हुआ। इसमें गूगल का बहुत रोल रहा।
गूगल पढ़ के आए वो कोई चीज और उन्होंने कहा कि साहब मेरा प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं PSA करा लूं, मतलब कि एक जांच होती है खून से, ट्यूमर मार्कर है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोस्टेट का कैंसर है। अब ये डॉक्टर की बड़ी मुसीबत ये है कि वो क्या कह दे कि नहीं है, हो भी सकता है। ये उसी तरह की बात है कि मेरा सिर दर्द हो रहा है पिछले 5 दिन से, ऐसा तो नहीं है कि मेरे सिर में ट्यूमर है। आपने कह दिया नहीं नहीं जाइए, ये खुश रहिए, बिल्कुल ट्यूमर नहीं है। 2 साल बाद ट्यूमर निकल आया, कहा साहब डॉक्टर साहब को तो मैंने 2 साल पहले दिखाया था, उन्होंने कह दिया था कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी हुआ है। तो दोनों तरफ से अविश्वास बढ़ गया, कुछ तो गूगल की वजह से, कुछ लोगों में यूं ही कुछ सोसाइटी के प्रेशर से, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है तो करा लिया जाए, कुछ डॉक्टरों के लालच ने, और कुछ डॉक्टरों ने इसको इजी समझा कि कौन लिटा के एग्जामिन करे, कौन मेहनत करे यार, इसलिए सीधे सीधे करा ही लो। कई बार जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कई बार तो हाथ लगाना जरूरी हो जाता है, जैसे बिना ऑस्कल्टेशन के चेस्ट स्पेशलिस्ट क्या करेगा, चाहे उसके पास एक्सरे भी हो तो नहीं मानेगा ये बर्स को ऑस्कल्टेट करना है, या सर्जन है तो देखना चाहेगा कि एब्डोमेन की रिजिडिटी कितनी है, कोई पेरिटोनाइटिस तो नहीं है। तो ये तो एक्सरे में भी जरा अगर मल्टीपल फ्लूइड लेवल या कुछ ऐसे पता चल गया तो चल गया, नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा हाथ। लेकिन बहुत से ऐसे हैं, खासतौर से जैसे एंडोक्राइनोलॉजी है, न्यूरोलॉजी, ये वो फलाना, उसमें जरूरत नहीं हाथ लगाने की, उसमें MRI और कैट स्कैन होने लगा। अब MRI जब होने लगा तो लोगों को लगा कि MRI सब कुछ बता सकता है, तो उन्होंने कहा MRI करा लो। अब सब लोगों को कमर में दर्द है, और मैं बता रहा हूँ 99.9% में जो रिपोर्ट आती है कि डिजेनरेटिव चेंजेस ऑफ L3, 4, 5, डिस्क प्रोलैप्स, हर्निएशन, ये बिल्कुल रटा हुआ है। मैं एक मुहर बना के उनको दे दूं कि ये ही आने वाला है तुम्हारा 5,000 रुपए खर्च करने के बाद, उसके बाद तुम सर्जरी कराने वाले नहीं हो। होना क्या है कि एक लंबर बेल्ट लगानी है आपको, एक ऐसी दवा दी जाएगी जो ऑस्टियोपोरोसिस आपका कम करे, आपको बैठने का तरीका बताया जाएगा, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से आप विटामिन B12 लिखा जाएगा, एक आपको प्रीगाबा लिखा जाएगा, आप चले जाइए न्यूरोलॉजिस्ट के पास। 99% यही होगा। लेकिन नहीं साहब, करा लीजिए, MRI करा लेते यार। तो ये भी एक कारण है, इस वजह से भी बहुत महंगा हो गया। सांशु कुछ आप पूछ रहे हैं? मैं इसी में एक बात ऐड करना चाहता हूँ जी, कि बेसिकली ये सब चीजें तब से बढ़ गई जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर पे लगा। यस। तो ये डॉक्टर नेचुरली इतने केसेस, हर डॉक्टर स्पेशली सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, इन सबको कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ रहा है। जो जाना पड़ रहा है तो उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट आते हैं जो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने ये क्यों नहीं कराया, आपने ये क्यों नहीं कराया। जब वो एक बार कोर्ट में पहुंच जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं कराया, तो डॉक्टर नेचुरली वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बचने से पहले सारे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है, अपने को श्योर करना चाहता है कि हाँ मैंने सही डायग्नोसिस काम किया। ये बहुत बड़ा रीजन है मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन ज्यादा होने का। और आप बहुत बिल्कुल सही कहा आपने कि जो आधी जो ना जो इंग्लिश वाले पढ़ के, गूगल पढ़ के आपके पास आते हैं, दे हैव इन देयर माइंड दैट दिस इज ये डायग्नोसिस है मुझे, और मुझे ये इन्वेस्टिगेशन भी कराने हैं, उसके बाद ये ट्रीटमेंट भी है। तो वो आपसे पूछेंगे, डॉक्टर से आके पूछते हैं कि ये मैं इन्वेस्टिगेट करा लूं, आप एडवाइस करें तो मैं करा लेता हूं, आप एडवाइस करें तो मैं ये ट्रीटमेंट ले लेता हूं। तो उनका माइंड पहले से ही तैयार रहता है ये कराना है। तो ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो ऐड होते जा रहे हैं एक पे। डॉक्टर रितु, मैं आपको एक और चीज बता दूं। मैं जैसे एक टर्म हुआ है और उसको काफी प्रोपोगेटेड है, मेडिकल टूरिज्म। मतलब ये कोई नया टर्म नहीं है, मेडिकल टूरिज्म करके प्रमोट भी किया गया है कि तो, और मैं उसका एक छोटा उदाहरण दे दूं जो टूरिज्म नहीं था। लखनऊ में KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल उस समय कॉलेज हुआ करता था, तो यूनिवर्सिटी है, और वहां के OPD में चूंकि 10 पैसे का या 5 पैसे का या 4 आने का पर्चा बनता था, बहुत सी ऐसी महिलाएं जो चौक की एरिया में रहती थी, उनके घर में आउटिंग यही थी, कहीं भाई बाहर जा ही नहीं सकती हैं, तो चलो इसी बहाने वहां चलते हैं, OPD में थोड़ा 1-2-3 घंटा बैठेंगे, बातचीत भी हो जाएगी, डॉक्टर साहब भी देख लेंगे और घर चले आएंगे। मुझे ऐसा लगता है जो, और मैं भी अपने अगल बगल देखता हूं, ये मेडिकल आउटिंग की एक बात है। अगर डॉक्टर ने पर्चे लिखे नहीं तो तुम थोड़ा नीचे, जैसे आप मारुति से आ रहे हैं कि आप बड़ी वाली गाड़ी से आ रहे हैं, कुछ उस तरह की हो जाती है। अच्छा मतलब इनके कुछ वही नहीं है, इनको कौन सी बीमारी, मेरी जरा बड़ी बीमारी है कि मेरा इतने टेस्ट हो रहे हैं, वो भी क्या प्ले करता है। मैं डॉक्टर ऋतुप्रिया एक बहुत स्पेसिफिक चीज पूछना चाहता हूं, क्या अब
कोरोना के चलते, कोविड के चलते हमें कैटेगराइज कर देना चाहिए। 18 या 20 साल से नीचे की एक कैटेगरी, 20 से 60 एक कैटेगरी, और 60 के, क्योंकि तीनों का मैं देख रहा हूँ अलग अलग वो है। 60 के प्लस वालों का जो भी पोस्ट कोरोना है उसके अलग से होने चाहिए। डॉक्टर ऋतुप्रिया, क्या अलग अलग 3 कैटेगरी में अब हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए? उम्र का तो है ही, जैसा आपने कहा बिल्कुल यही, 45 प्लस, फिर 60 प्लस और उसके नीचे, और फिर 30 के नीचे। और बच्चों में भी जो प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे हैं जो 6 साल से कम का, उसमें सबसे कम है। और फिर जो सीनियर बच्चे हैं उनमें थोड़ा ज्यादा सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, और फिर उम्र के साथ वो बढ़ता जाता है। डॉक्टर ऋतु, मैं उम्र का तो एक असर है। डॉक्टर ऋतु, मैं एक मिनट बीच में रोक रहा हूँ, वो ठीक से आप बता दीजिए। जैसे आपने बताया कि हम लोगों को है कि बच्चे इससे हो जाएंगे, आपका कहना है कि 6 साल से कम बच्चे सबसे ज्यादा कम इफेक्टेड हो सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा है, ये जरा क्लियर कर दीजिए। 6 साल से कम बच्चों वाला। अभी का भी जो डेटा है इसमें जो बच्चों में भी अभी जो, जैसे कही थी, अखिल भारतीय जो सर्वे किया गया, 50% में एंटीबॉडीज है। तो उनको जितना भी हम घर में सुरक्षित रखा उसमें है 50%। अच्छा। और मगर सिम्टोमेटिक सबसे कम सबसे छोटी उम्र के पाए जाए कहीं भी दुनिया में। ये कोविड का नेचर ही है। और फिर वो सिम्टोमेटिक उम्र के साथ बढ़ते जाता है प्रोपोर्शन। तो अभी जो हम स्कूल खोल रहे हैं सीनियर बच्चों के लिए, वो मेरी नजर में इस नजर से है कि 10वीं 12वीं वालों को अपना बोर्ड के एग्जाम देने हैं, ये करना है, इसलिए उनको खोल दें और उनको स्कूल आने दें और लैब का भी काम होता है एक्सेट्रा। उस नजर से है, मेडिकल नजर से नहीं है वो। मेडिकल नजर के हिसाब से अगर हमको खोलना है तो प्राइमरी स्कूल को सबसे पहले खोल देना चाहिए। अच्छा। उसमें एक ये आर्ग्यूमेंट रहता है कि वो बच्चे फिर अपने घर ले आएंगे तो दादा दादी को दे सकते हैं इन्फेक्शन। मगर बच्चों में क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक रहता है, और एसिम्प्टोमेटिक सबसे कम इन्फेक्शियस होते हैं, तो ये बहुत कहीं जहां भी खुला है, और ज्यादातर देशों में उन्होंने बच्चों को खोल दिया है स्कूल, और प्राइमरी वालों को खोला है, वहां पे कोई ऐसा बहुत ज्यादा इन्फेक्शन स्कूल से आ रहे हैं ऐसा नहीं देखा गया। स्कूल में एक से दूसरों में बहुत ज्यादा फैल रहा है ये भी नहीं पाया गया है। तो प्राइमरी स्कूल को खोल देना मेरी नजर में अब स्टेजेस में, आज दिल्ली में अनाउंस हुआ है कि 10वीं 12वीं का शुरू हो जाएगा 1 तारीख से, और उसके बाद ग्रेजुअली शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा ये उम्र का ये है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम मॉनिटर ना करते रहें जो भी केस है, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है, कुछ पता ही नहीं लगता किसमें ये सीरियस हो भी सकती है। तो 75,000 के करीब तो केस हैं ही बच्चों के जो नोन है सिम्टोमेटिक केसेस। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, मगर प्रोपोर्शंस बहुत कम रहेंगे, और इसलिए ये उम्र के साथ। मगर एक दूसरा है कि उम्र क्या केवल उम्र नहीं है। अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, मोटापा है, तो मेरे हिसाब से कोविड टाइम में मोटापा कंट्रोल करना एक कोविड प्रिवेंशन भी है। जितना वैक्सीन सीरियस केस बनने में प्रिवेंशन का काम करेगा, उतना ही मोटापा घटाना भी वही काम करेगा। जिसको हार्ट डिजीज, हमारे देश में 60 से नीचे भी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन के ऐसे लोग हैं जिनको ये बीमारियां हैं, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की। तो उनको ये कंट्रोल प्रिवेंशन का उतना ही जरूरी है जितना वैक्सीन जी। और मास्क, और जितना मास्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके हेल्थ के कई फायदे हैं कि कोविड तो है ही है, कोविड से भी बचाव, और बाकी जो स्वास्थ्य के गेन्स होंगे वो भी। जी डॉक्टर सुधांशु, आप कुछ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ ठीक। कि जिस तरह से कोविड टेस्ट होता है, RT-PCR या कोई भी और दूसरा भी टेस्ट, उसी तरह हर बार जब कोई, स्पेशली अगर वो आदमी 35 ईयर के ऊपर है, तो उसका ब्लड शुगर कराना मस्ट है। बहुत से लोग, करीब 1/3 पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि उसको डायबिटीज है, और डायबिटीज इज ए ग्रेट रिस्क फैक्टर मॉर्बिडिटी में, मॉर्टेलिटी में भी और मॉर्बिडिटी में भी। तो अगर ये, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ओबेसिटी कंट्रोल कर ली जाए, अगर डायबिटीज कंट्रोल कर ली जाए, अगर स्टेरॉइड का मिसयूज ना हो, तो कोरोना अपना बहुत सा खतरनाकपन छोड़ देगा। तो ये काम साथ साथ होना चाहिए, ये एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि आपने क्या उसकी ब्लड शुगर कराई, वेदर डायबिटिक और नॉट डायबिटिक, आपको देखना है कंट्रोल कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी सुधांशु, आप कुछ मैं डॉक्टर ऋतुप्रिया से फिर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक कहते हैं कि जब कोई बहुत अच्छा कर रहा हो या बहुत खराब कर रहा हो, तो दोनों से ही कुछ सीख लेने का रहता है। तो आपको थोड़ा सा USA ले चलता हूँ। तो वहां पे सबसे पहले मोटापे की बात कर दूं, मोटापा शायद वहां हम लोग से ज्यादा ही है।
अच्छा, वहां पे अब 70% उनकी कवरेज हो गई है वैक्सीनेशन की, 2 डोजेस की, एज फार एज आई नो 65-70% कवरेज हो गई है। दूसरा, वहां पे ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज एंटी वैक्सर्स भी है, तो शायद उस टाइप का एक ब्लॉक एंटी वैक्सीनेशन इंडिया में कुछ नहीं है, लोग लगवा रहे हैं आराम से मेरे ख्याल से। और नहीं सर, एक एक मिनट, क्या मैं कंटिन्यू? तो और दूसरा, वो वहां पे हेल्थ केयर हमसे काफी बेटर है, इसमें भी शक नहीं है, लेकिन लोग मर भी रहे हैं, 6 या 7 लाख उनका डेथ काउंट है, और आज की डेट में 1 लाख केस हो रहे हैं वहां रोज के। तो अमेरिका का ये एक्सपीरियंस कैसे देखती हैं आप इंडिया के रेफरेंस में? एक तो वहां उन्होंने जो एंटी वैक्सर्स वाला कह रहे हैं काफी बड़ी तादाद में है जी। अभी, ये तो सेकंड वेव के बाद उनका 60-70 तक आया, नहीं तो 50 पे रुक गया था, और वहां कोई वैक्सीन की कमी की वजह से नहीं रुका था। हमारे यहाँ तो जैसे क्योंकि अवेलेबल ही नहीं था एक पीरियड में, और फिर धीरे धीरे आया, इसलिए भी कम हुआ है वैक्सीनेशन। वहां पे लोगों ने एक्चुअली तय करके नहीं लिया, ये काफी बड़ी तादाद में। तो एक ये कारण, और वो सिर्फ एंटी वैक्सर नहीं थे, वो एंटी मास्क भी थे, वो एक्टिवली रैलीज और ये सब कर रहे थे। तो ये सब कुल मिला के इसका प्लस, उन्होंने यूएस में ये लगा उनको कि वैक्सीनेट हमने काफी कर लिया, अब खोल सकते हैं, तो खोला भी काफी, इंस्टीट्यूशंस को भी, ऑफिसेस को भी, सब खुल गए। और इंस्टीट्यूशंस और ऑफिसेस जो बंद होते हैं और एसी वाले होते हैं, वहां सबसे ज्यादा फैलने की भी चांस होता है। तो उनके कई इस तरह के कारण इकट्ठे मिलके मुझे लगता है ये स्थिति बनी है। जी, हमारे यहाँ ओपन लिविंग ज्यादा है, हमारी कमरे में बंद रहते हैं, बाकी सब खुले का रहता है। हमारे ऑफिसेज और इंस्टीट्यूशंस में जरूर खतरा है, इसलिए जब स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, ऑफिसेज खुलेंगे, उनको ज्यादा वेंटिलेटेड बनाना एक चुनौती होगी, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए आगे के समय के लिए। और वहां पे ये जरूर, जैसे इन्फ्लुएंजा भी है, हमारे यहाँ तो हम इन्फ्लुएंजा को गिनते नहीं, तो केसेस को हम मॉनिटर ही नहीं कर रहे, डेटा हमारे पास होता नहीं, मगर वहां पे जो है इन्फ्लुएंजा, जिसको हम आम बीमारी मानते हैं, उसके भी 30,000 40,000 मृत्यु हर साल होती है यूएस में भी। तो वो एक, ये जो इस तरह का लिविंग का भी फॉर्म है, उसकी वजह का भी एक कारण। जी, मैं डॉक्टर भार्गव आपसे भी जिस जो पुरानी बीमारी डॉक्टर साहब ने कही, उन्होंने लॉन्ग कोविड एक समस्या बन गई है। लॉन्ग कोविड अब एक एंटिटी है दुनिया भर में, जहां स्टीरॉइड्स का बहुत रैशनल ढंग से इस्तेमाल हुआ, वहां भी लॉन्ग कोविड देखा जा रहा है लोगों में, और टर्म ही बता रहा है लॉन्ग कोविड, मतलब महीनों तक उसका असर दिखता है। तो स्टीरॉइड का एक हिस्सा तो असर है उस पर, मगर केवल स्टीरॉइड नहीं है उसका कारण। कोविड का नेचर ही है ये लंबा खींचने का और उसकी कई आफ्टर इफेक्ट्स होने का, क्योंकि दुनिया भर में जहां स्टीरॉइड नहीं भी यूज किए गए उस लेवल पे, वहां भी इसको देखा जा रहा है। जी, मैं डॉक्टर भार्गव आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज जरा मैं भी बता दूं, इंडिया में भी एक अच्छा वर्ग था जो पहले बहुत प्रोटेस्ट कर रहा था, और उसमें डॉक्टर भी थे। मैं डॉक्टर चौधरी, अगर मैं नाम गलत नहीं है, वो पूरा एक चला रहे थे कि ये बिल्कुल फेक है और ये है ही नहीं इस तरह की चीज, और क्या क्या। और दूसरे एक हमारे बाबा रामदेव हैं ही, जो अपनी दुकान का वो बता रहे थे कि कोरोनिल खा लो। उनके साथ तो हमारे हर्षवर्धन जी उसी चक्कर में बेचारे चले भी गए कि क्या क्या सब ठीक हो जाएगा। तो एक बड़ा वर्ग था जो इसकी शायद जो भी कारण उनके अपने रहे हों वो कर रहा था। डॉक्टर भार्गव, एक चीज आपसे जरा मैं जल्दी से समझ लूं कि क्या इसके लिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जिनकी मेडिकल इंश्योरेंस है, मैं उन प्रिविलेज लोगों की बात कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में सबकी बात तो करना मुश्किल है। जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल वाले इंश्योरेंस इसको किसी न किसी तरह से टाल रहे हैं, कह रहे हैं आप सीधे पैसा ले लीजिए, अभी हमें पैसा दे दीजिए। तो क्या इसका कोई नया स्पेसिफिक जनरल मेडिकल इंश्योरेंस डेवलप हो गया है, क्योंकि एक नई तरह की बीमारी आई है, प्रीमियम बढ़ जाएंगे, इस पे आपको कुछ जानकारी है क्या? नहीं, जहां तक अब तक है कि लोग पहले इस पे डिसीज को कवर नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने कवर करना शुरू किया, इसका प्रीमियम बढ़ा दिया। अब स्पेसिफिक इसका भी आ गया है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, उसके प्रिवेंशन के लिए आपको अपना लेना पड़ेगा इंश्योरेंस, और उसका प्रीमियम भी ज्यादा है। तो नेचुरली उन्होंने पेमेंट बहुत किया इस बार, तो थोड़ा उनको लॉस भी हुआ होगा इसमें, तो कवर अप करने के तरीके हैं ये। मगर अब पहले तो नहीं कर रहे थे, मगर अब कर रहे हैं पूरा कवर।
डिटेल में तो मुझे भी ज्यादा नहीं मालूम, बट इतना मालूम है कि दे आर चार्जिंग मच मच मोर देन रूटीन प्रिवेंटिव इंश्योरेंस मेडिक्लेम में, और जी। बट कर रहे हैं ये। पहले तो कई केसेस में दे हैव रिफ्यूज टू पे द थिंग। मैं डॉक्टर साहब एक जल्दी से और बताएं, ये गांव में इतना क्यों और नहीं आप, फैल रहा? हाँ, ये बात जो आप कह रहे थे ना कि ये प्रॉब्लम चल रही है अबाउट ये नेगेटिव्स की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है, इंडिया में बहुत है। लोगों ने अलग अलग बहाने, पहले एक तो आपने बताया कि लोग मानते ही नहीं कोरोना कोई चीज है बेसिकली, उसके बाद लोगों ने इसलिए नहीं लगवाया कि हमने इंडियन वैक्सीन क्यों लगाए, हम व्हेन द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड विल कम हम तब लेंगे। ये इस तरह की प्रॉब्लम अलग अलग लोगों की थिंकिंग है कि अभी भी मैंने सुना है कि प्रॉब्लम शो किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस सेक्सुअलिटी चली जाएगी, आदमी नपुंसक हो जाएगा, इस टाइप की चीजें अभी भी घूम रही हैं, अभी भी वायरल ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो अभी भी नेगेटिविज्म बहुत है, कई बहुत परसेंटेज लोग नहीं लगवा रहे हैं अभी भी। नहीं, वो डॉक्टर साहब जो पैसे वाली बात मैंने कही थी ना, मेरे कुछ जानकार लोग हैं जो दुबई में जाके, और जॉनसन वॉनसन लग रही थी, वहां जाके लगवा आए हैं, दे कैन अफोर्ड इट। तो ठीक है, वो देश तो अब दो तरह से बट ही गया है। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, ये गांव में इतना क्यों नहीं फैला? मैं गांव से, मेरे गांव में कुछ नहीं हुआ है। वहां का क्या इम्यूनिटी उन लोगों की ज्यादा है कि ताजी हवा, कि लेस पोल्यूशन? गांव में संभव हिंदुस्तान के गांव को इसने थोड़ा बख्शा है। बहुत दो तीन रीजन जो बहुत सिंपल है वो समझ में आते हैं। वो ये है कि ओपन इन्वायरमेंट है, लोग बेसी जो फैलती है वो एक जगह ऐसी जहां पे लोग ज्यादा हों, तो एयर पोल्यूशन जो है एयर से जो फैलता है, तो अगर 3-4 फीट की दूरी पे अगर एक आदमी है 2 फीट की दूरी पे, हम लोग क्या कमरे के अंदर कोई बैठ के या कहीं लिफ्ट में जा रहा है कोई, तो ये सब जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत तेजी से बीमारी फैलती है। गांव में ये सब चीजें नहीं है, सब लोग दूर दूर है, खुला एनवायरमेंट है, और वहां पे भी मेरे को मालूम है कि गांव में भी बीमारी होते ही फौरन लोग आइसोलेट हो जाते हैं। तो वो इस मामले में वो गांव वाले भी बहुत समझदार हैं। जी जी। तो ये बहुत ही, मगर एक जो चीज होती है बेसिक इम्यूनिटी जो बॉडी की है, जैसे इंडिया में रिलेटिवली कम हुआ है और गांव में और कम हुआ है। रीजन यही है, हम लोग की एक थ्योरी होती है हाइजीनिक थ्योरी, जिसमें जो जितना ज्यादा हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहेगा उतने ही उसकी इम्यूनिटी एक दूसरे ढंग से डेवलप होगी। कहते हैं TH1 तरफ से डेवलप होती है। जो बचपन में रिपीटेड इन्फेक्शन होता है उसकी इम्यूनिटी दूसरी तरह से डेवलप होती है, वो TH2 टाइप की कहलाती है। तो इसमें बहुत ग्रॉस डिफरेंस हो जाता है। तो हम लोग क्या, जो ज्यादातर लोग गांव के रहते हैं, वो खुले एटमॉस्फेयर में बच्चों के संग खेलना, ये मिलना, इसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन होते रहते, तो इनमें अलग टाइप की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। वो मेरे हिसाब से, और BCG एक अनदर वैक्सीनेशन जो हम लोग के 100% लगाया जाता है, ये दो रीजन है जो इंडिया को, स्पेशली गाँव को भी बचा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने जो दोस्त मित्र, कभी घर के कुछ बच्चे आते हैं विदेश में काम कर रहे होते हैं, तो वो पानी भी लेके, फिर उनको लगता है बोतल वाला, और यहाँ तो गांव जाते हैं मालूम नहीं कहाँ कहाँ का पानी पी लेते हैं। ये पेट का तो कभी खराब नहीं हुआ। खैर, डॉक्टर राजीव, आपसे एक और चीज पूछनी है। डॉक्टर राजीव भी समोसा कहाँ कहाँ का खा लेते हैं, हम लोग को भी खिला देते हैं। हम लोगों की इम्यूनिटी शायद उतनी है। ये मेगा स्प्रेडर की बात हो रही है, क्योंकि एक बार जब कुंभ हुआ था तो बात था कि भाई इलेक्शन हुआ वेस्ट बंगाल का। अब हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, इलेक्शन तो एक पर्व है जो हर साल होना ही है। तो अब इलेक्शन फिर आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो ये मेगा स्प्रेडर की जो बात होती थी। दूसरा, ये सोशलाइजिंग तो कम हो गई थी, लोग डर गए थे, रेस्टोरेंट और पिक्चर हॉल में नहीं जा रहे थे, अब सब खुल रहे हैं। इस पे भी क्या कुछ रोक लगाने की जरूरत है, या असल में आप रोक लगा लेंगे किसी त्योहार पर, या आप रोक लगा लेंगे किसी इलेक्शन में, लेकिन हमारे यहाँ तो यूं ही सब्जी मंडी हमारे यहाँ का गरीबों का कॉफी हाउस है। तो वो सब्जी मंडी की रोल इसलिए निकलते हैं, स्पेशली जो 60 साल के ऊपर हैं, कि वहाँ पे 4 लोग और मिलेंगे, तो सब्जी खरीदते हुए सब्जी की बात भी होगी, दूसरी बातें भी होंगी, और उसके बाद वो वहां से लौटेंगे। तो यहाँ पर गैदरिंग का एक सिस्टम है, लोग मंदिर में मिलते हैं, लोग अमीनाबाद में जाते हैं। अमीनाबाद की आप गैदरिंग को क्या कहेंगे, वो भी एक तरह का पर्व है। तो वहां पर्व जहां हर जगह मनाया जा रहा हो, तो किसी एक पर्टिकुलर चीज को रोकना थ्योरेटिकली सही है, बिल्कुल सही है, रुकना चाहिए भीड़ को, लेकिन उससे कोई बहुत, जैसे अब मान लिया हम कांवड़ यात्रा को रोक देंगे, आप कांवड़ यात्रा होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता कि ढेर से लोग एक वो बजाते हुए और शोर मचाते हुए और डिस्को बजाते हुए कांवड़ यात्रा निकालें।
इस तरह का खाली नॉट ओनली हिंदू, मतलब एवरी रिलीजन जिसमें इस तरह की भीड़ भाड़ और शोर शराबे का है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन कांवड़ यात्रा को रोक देने से कोई बहुत कोरोना पे फर्क पड़ जाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो अमीनाबाद में रोज हो रही है। अगर आप आप हुसैनगंज अमीनाबाद चौक में चले जाइए तो कांवड़ यात्रा ही कांवड़ यात्रा है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये जो सुपर स्प्रेडर वाली बात है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो इफेक्टिव बहुत नहीं होगी अगर किया जाए तो। जी, मैं दो चीजें आ जाऊं डॉक्टर ऋतुप्रिया आपसे एक प्रश्न पूछने से पहले। एक तो कांवड़ यात्रा, ये बिल्कुल डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के निजी विचार हैं। मैं बिल्कुल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, जय श्री राम 4-6 बार बोलना चाहिए, मैं इस विचार का हूं, क्योंकि इनके निजी विचार हैं, ये इस चैनल का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, जय श्री राम बोलना चाहिए, सुबह भी जय श्री राम, शाम को भी जय श्री राम, ये सब डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव के निजी विचार हैं कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। दूसरी सब्जी मंडी की बात मैं बता दूं, केवल सोशलाइजिंग नहीं है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि वो फिर मुझे घर वापस भी जाना है। कई लोग इसलिए नहीं सब्जी लेते हैं बिग बास्केट कि वो जो बार्गेनिंग है ना कि इतने में ये दे दो, अच्छा इतने का, वो जो एक आपकी वो है वो पूरी नहीं होती है। जब तक आप वहां मंडी में ना जाइए और जब तक आप सब्जी वाले से थोड़ी वो मत करिए चकल्लस, तब तक शायद वो खुजली नहीं आता जी मजा नहीं आता। तो वो भी एक कारण है। डॉक्टर ऋतुप्रिया आपसे एक चीज समझनी है, ये बूस्टर डोज कब लगवानी चाहिए? क्योंकि बूस्टर डोज की बात सुधांशु ने जैसी कही कि कुछ जो प्रिविलेज लोग हैं वो बूस्टर डोज लगवा लिए हैं, बूस्टर डोज कब आपके हिसाब से? अभी बूस्टर डोज का कोई एविडेंस है नहीं कि उससे कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। अगर ये कम असर कर रहा है 2 डोज, क्योंकि वेरिएंट पे असर नहीं करता, तो तीसरे डोज से नेसेसरली वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और आसपास में लोगों में अगर रहेगा ससेप्टेबिलिटी और बढ़ेगा तो आपको भी उतना ही रिस्क रहेगा। तो ये इंश्योर करना कि सबको आसपास लग जाए वैक्सीन, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके बजाय कि आप तीसरा लगवा लें अभी के एविडेंस पे और अभी जो वेरिएंट है उसके अनुसार। ये चीजें बदलती रहेंगी जैसे जैसे और वेरिएंट आएंगे, पर उसके लिए फिर वही जीन मैपिंग की और सर्वेलेंस की बहुत जरूरत है, वो होता रहे। और जो वैक्सीन हेजिटेंसी की बात आपने पहले कही थी, मुझे तो नजर आता है कि बहुत लोगों में अभी भी है, और वो इसलिए भी है कि अगर एक भी आपको आपकी जानकारी में कोई है दूर दराज का भी जिसको कोई बुरा असर हुआ है वैक्सीन का, फिर उस पर चर्चा ही नहीं होने दे रहे, कोई चर्चा हो ही नहीं रही ओपनली, तो फिर उससे डर जो बैठता है उसको भी कुछ डील करने की जरूरत है। उस पर एक ट्रांसपेरेंसी की, डेटा को देखने की, वो सब बहुत जरूरत है। जी। मैं एक चीज और जल्दी से समझ लूं, क्योंकि डॉक्टर्स के भी दो मत हैं। जैसे मेरे बहुत से जानने वालों, मुझे भी जिस दिन मैंने वैक्सीन लगवाई तो मुझे बहुत नींद आई थी, मैं मतलब 10-12-15 घंटे ठीक से सोया था कस के। मेरे दफ्तर में बहुत से लोग हैं जिनको थोड़ा बुखार आ गया था किसी को। तो अब कुछ डॉक्टर्स कहे कि नहीं बहुत अच्छी बात है कि आपको बुखार आ गया तो इसका मतलब एंटीबॉडी बन रही। कुछ लोगों का कहना मतलब वो अलग अलग है। तो क्या अगर वैक्सीन लगने के बाद आपको बुखार आ रहा है या कुछ वो सब हो रहा है तो क्या ये ठीक सिम्टम है? नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। फीवर आ रहा है या नहीं आ रहा, आपको एंटीजन लगा है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी। इंडिविजुअल में डिपेंड करता है कि कितनी आपकी इम्यूनिटी पावर है, तो कितनी आपकी डेवलप होंगी, वो अलग अलग है। मगर फीवर आना, ये पेन होना, बॉडी होना, इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसे कोई मतलब नहीं है कि आपको फीवर आया तो आपकी ज्यादा एंटीबॉडी होंगी, फीवर नहीं आया तो कम एंटीबॉडी आएंगी, ऐसा कोई रिलेशन नहीं। जी मैं नहीं इसका पैसे हाँ सुधांशु बोलिए। बस क्योंकि ये वाला सेशन खत्म हो रहा था, एक छोटी सी बात, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे डॉक्टर साहब से पूछा गया, सभी डॉक्टर कोई अभी ये तो नहीं बता पा रहा है कि थर्ड वेव कब आएगी, पर योगी जी ने तो मतलब लखनऊ में बुरा हाल हो गया था, आपको पता है, सारे दुनिया में वो हमारे भैंसा कुंड की तस्वीर घूम रही थी कि कितने लोग लखनऊ में मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। आज की डेट में लखनऊ में शायद एक भी केस नहीं होता है। लेकिन हमारे जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसमें पीछे आर्केड में 5 बियर बार हैं डिस्को, और इनका म्यूजिक जो है हमें सोने नहीं देता। हालांकि लॉ है कि 10 बजे के बाद नहीं चलना चाहिए, लेकिन सब कुछ करके हम लोग हार गए। वो जब क्रेसेंडो पे पहुंचता है उसके 1.5 महीने बाद वेव आती है। 2 बार से तो देख रहा हूं मैं। अब ये क्रेसेंडो पे हमारे यहाँ बढ़ रहा है, तो अब से 1.5 महीने में कुछ होगा डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है।
मैं यही बता रहा था मुझे। लेकिन नहीं, अब उनको आप नहीं, रोक नहीं सकते। वो आप बड़े से बड़े अफसर के पास चले जाएं, पर लोकल थाना डिसाइड करता है कि ये 2 बजे तक म्यूजिक चला सकते हैं। नहीं, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ जो शुरू में डॉक्टर साहब ने बोला था कि अब ये कि एंडेमिक हो गया है, इट विल रिमेन एज सच फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद डिक्लाइन हो या ना हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट इट विल परसिस्ट विद अस इन वेरी वेरी लो इम्यूनिटी फॉर्म। वो रहेगा, वो एक नहीं जाएगा। जी डॉक्टर भार्गव, एक जल्दी से चलते चलते जो इस समय हमें ऐसा लगता है वैक्सीन, ऑक्सीजन, बेड, इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संसाधन है वो है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को कैसे कंजर्व करके रखा जाए, क्योंकि डॉक्टर्स कोई 900 या कितने 1000 डॉक्टर्स मरे हैं जो कोविड के चलते, उसमें कॉम्पनसेशन शायद 100-200 को ही मिला है। हाउ टू कंजर्व, क्योंकि ये भी एक पॉलिसी बननी जरूरी है। जब मतलब अभी ठीक है, आप लोग अभी मरीज को देख लिए हैं, 1-2 साल बाद नहीं मिलेंगे डॉक्टर्स देखने के लिए मरीज को। डॉक्टर के लिए कोई पॉलिसी नहीं है क्योंकि वो इतने कम परसेंटेज में है, तो उनके लिए कोई इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं बनती। वो सब इसीलिए सब अपने हिसाब से अपना प्रिकॉशन लेते हैं, और लेना भी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर को प्रिजर्व आप नहीं करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। डॉक्टर हुए भी थे, सेकेंड वेव के जब पीक था तो डॉक्टर्स हमारे एग्जॉस्ट हो चुके थे, उनपे इतना ओवर बर्डन थे कि समझ नहीं आ रहा किस तरह टैकल किया जाए तो इतनी डिसीज को। ग्रेजुअली जिस तरह कम होती गई उससे रिलीफ मिला, मगर इसको मतलब मैंने कह रहा हूँ, हमारे रेजिडेंट दो रेजिडेंट थे जो 2 बार इन्फेक्ट हो गए, मगर उन्होंने काम किया, बीमार हुए, छुट्टी पर रहे, फिर लौट के आए, फिर ड्यूटी ज्वाइन की, फिर बीमार हुए। तो किस तरह हम लोगों ने काम किया है, मतलब हर मेडिकल कॉलेज वाले या हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले सब जानते हैं। तो अपने को भी प्रिजर्व तो करना ही पड़ेगा, पूरी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। आपको पीपीई किट में ही जाना पड़ेगा, अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं उनको आइसोलेट करना ही पड़ेगा, ये सब तो मस्ट है। मैं डॉक्टर राजीव आपसे एक चलते चलते एक प्रश्न और कर लूं। ये जो ट्रेवल के समय नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारी कोवैक्सीन को शायद बाहर तो इसको माना नहीं जा रहा है, तो ट्रेवल के रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पे डॉक्टर राजीव आप कुछ बताएंगे कि कैसे इसको, हाउ टू हैंडल इट। हालांकि एक रास्ता तो हिंदुस्तान में खुल ही गया है, आप वैक्सीन को भी लगाइए, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आप लगवाइए ना लगवाइए सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मेरी जानकारी में भी ऐसा हुआ है कि लगवाइए ना लगवाइए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आप कौन सा, फिर वैक्सीन तो फिर कोविशील्ड ही रह जाता है आपके पास। जी मेरे ख्याल से इसके लिए कंपेन चलनी चाहिए कि क्या कोवैक्सीन इंफीरियर है कोविशील्ड से। मैं ऐसा नहीं मानता। अब ये इंटरनेशनल क्यों कोविशील्ड को उन्होंने मान्यता दी और क्यों नहीं कोवैक्सीन के, इसके बारे में तो मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ अपने उद्गार नहीं दे सकता। लेकिन अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड है और मास्क भी लगा हुआ है तो उसको अलाउ करना चाहिए, कोई भी वैक्सीन हो। नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली इसने कोवैक्सीन वालों ने अप्लाई कर लिया है इंटरनेशनली, दे हैव गिवन ऑल प्रूफ। इनके रिजल्ट, हमारे यहाँ भी एक ट्रायल हुआ था मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में भी, उसमें भी हम लोगों ने 1000 पेशेंट लेके किया था। सबसे बड़ा ट्रायल कोवैक्सीन का हम ही लोगों ने किया है अलीगढ़ में, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, और उसके ट्रायल खत्म भी हो गया है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो ये रिजल्ट अपने हर जगह के कलेक्ट करके सबमिट कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से कोवैक्सीन को भी इंटरनेशनल मान्यता मिल जाएगी, इसमें कोई मेरे को डाउट नहीं है। फिलहाल अभी लटका हुआ है, मगर इंडिया ने कह दिया अगर आप अपनी वैक्सीन नहीं मानेंगे, हमारी नहीं मानेंगे, तो आपकी कैसे मान ले। नहीं, उस पर मेरे ख्याल में मैं डॉक्टर ऋतुप्रिया आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूंगा। मेरी जो जानकारी है, इंडिविजुअल कंट्रीज में उसको अप्लाई करना पड़ता है, वो थोड़ा प्रोसीजरल वाला मामला है। ये नहीं है कि वैक्सीन अच्छी है बुरी की बात नहीं है। अगर WHO कर देगा तो सब जगह मान ली जाएगी। अच्छा, ओके। नहीं, WHO कोविशील्ड को किया था, लेकिन यूके में इंडिया की कोविशील्ड को पहले रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे एस्ट्राजेनेका ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया था। दैट वाज, वो प्रोसीजरल है, मतलब इट इज लेस ऑफ प्रोसीजरल है, वो ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा। आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम आने वाली है। जी डॉक्टर ऋतुप्रिया, चलते चलते जल्दी से एक सवाल, और मैं डिस्क्लेमर के साथ ये कर दूं कि मैं इसलिए हूं कि मेरे घर में मेरी नाती आती इससे अफेक्टेड है। ये बच्चे 2 साल से स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि एक डर यह है कि भाई स्कूल में भेजेंगे तो स्प्रेडर है, और इस तरह की बात, वो साइकोलॉजिकली बड़ा मुश्किल हो गया। वो सब अब 9 बजे स्कूल होना होता है, 8:45 बजे उठते हैं, किसी तरह से हिला हिला के उनको बिठा दिया जाता है कंप्यूटर के सामने, तो सो जाते हैं।
पहले जब स्कूल चल रहा था तो वो सब 6 बजे तैयार होके जाते, ये एक समस्या भी आने वाली है। जी बिल्कुल। आज सुबह मेरी नातिन यहाँ पे रो रही थी कि मुझे स्कूल नहीं, मुझे ऑनलाइन ही चाहिए, मगर हाँ। अपने दोस्त चाहिए। तो ये समस्या तो अब वो मतलब दोबारा से हैबिट बनाना और ये करना तो एक जद्दोजहद माँ बाप के लिए, परिवार वालों के लिए देने ही वाली है, मगर स्कूलों को भी इसको हैंडल करना पड़ेगा इकट्ठे मिलके। जी, मगर बच्चे भी मेरे ख्याल बहुत अघा गए घर रहते रहते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है बच्चों का आपस में, ये सब का अपना एक असर रहेगा, पीढ़ी तक भी चल सकता है इसका असर। जी, ये तो बच्चों के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी। 2 साल का ये गैप हुआ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पार्टिसिपेट करने के लिए। डॉक्टर ऋतुप्रिया, डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर राजीव, आप लोग इसमें आए और थोड़ा कोरोना का, क्योंकि डर तो अभी है ही, खास करके जिसको एक बार कोरोना हो गया उसको ज्यादा डर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।